मॉर्निंग ऑल। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर पार्ट 2 ऑफ प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है न्यू रीडिंग पब्लिक। जिसका मतलब है कि अभी तक हमने पढ़ा कि मैन्युस्क्रिप्ट्स का क्या ड्रॉबैक्स था और मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद से वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गई। तो ये टॉपिक में वही पढ़ने वाले कि प्रिंटिंग प्रेस आने की वजह से प्रिंटिंग प्रेस लीड टू न्यू रीडिंग पब्लिक। क्योंकि पहले जो बुक्स हमको कम क्वांटिटी में मिलती थी, अवेलेबल नहीं होती थी, अब इजीली मशीन के वजह से हमको चिपर रेट में और इजीली अवेलेबल हो जा रही थी बुक, जिसके वजह से एक न्यू रीडिंग पब्लिक क्रिएट हो गया था। पहले लोगों के पास खाली टाइम था, वो लोग काम करते थे, फिर बाकी टाइम पे बैठ के क्या दिवाली देखते थे। अब वो बाकी टाइम का जगह कौन ले लिया? वो पढ़ने का जो आदत है, वो जो पढ़ने का हैबिट है, बुक्स पढ़ना या कोई नॉवल पढ़ना या पोयम पढ़ना या कुछ भी पढ़ना, वो पढ़ने का जो आदत है वो क्रिएट हो गया था। प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स, इसका एक रीज़न ये भी, जो न्यू रीडिंग पब्लिक क्रिएट हो गया, इसका एक रीज़न है कि प्रिंटिंग के वजह से बुक्स का जो कॉस्ट है वो कम हो गया था, और वो जो टाइम, वो जो लेबर लगता था एक बुक को बनाने में, वो कम हो गया। अब एक ही बार में मल्टीपल बुक्स बना सकते हैं। मार्केट्स पूरे फ्लडेड, मतलब पूरे ऑक्यूपाइड हो गए थे। किससे? जो एवर ग्रोइंग रीडरशिप की वजह से। मतलब अब लोग पागल हो रहे थे पढ़ पढ़ के, खाली मतलब एक एक दिन में 3-3 किताबें पढ़ ले रहे थे वो लोग। ठीक है, तो सिचुएशन बिफोर एज ऑफ प्रिंट एसेस टू बुक्स, ये टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि प्रिंट कल्चर आने से पहले, मतलब ये जो प्रिंट कल्चर इतना इवॉल्व हुआ उससे पहले सिचुएशन क्या हुआ करता था, किसको पढ़ने का आज़ादी था और किसको पढ़ने का आज़ादी नहीं था। रीडिंग वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू द एलिट, कॉमन पीपल लिव्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर। मतलब पहले पढ़ने का जो हक बोल सकते हैं या एसेसिबिलिटी बोल सकते हैं, वो सिर्फ किसके पास था? जो अमीर घर के जो लोग होते हैं, एलिट लोग, उनके पास था। क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट्स वाला जो बुक था वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल तो था नहीं, तो जिनके पास पैसा था वही उसको अफोर्ड कर पा रहे थे। तो ओरल कल्चर मतलब हो गया इलिटरेट पीपल। क्योंकि उस टाइम पे, अब आज के टाइम पे तुम यूरोप में देखो बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं, पर आज के टाइम पे तुमको एक चीज़ बता दूं कि हमारे इंडिया में जितने लोगों को इंग्लिश आती है उतना इंग्लिश आज के टाइम पे यूरोप में भी नहीं आता। उनको अपनी रीजनल लैंग्वेज आती है, उनको इंग्लिश इतनी नहीं आती है। तो उस टाइम पे भी यूरोप ऐसा कोई आज के टाइम जैसा लिटरेट नहीं था। 20% लोग ही लिटरेट थे, बाकी 80% लोग इलिटरेट थे। ठीक है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रहा था कि न्यू रीडिंग पब्लिक क्रिएट तो हो रहा था, लोग बुक्स तो बना रहे थे, पर पढ़ने वाला कोई नहीं है। अब एक बात बोलो, मैं जिस भाषा में छाप रही हूँ अगर वो भाषा लोगों को ही नहीं पता है तो कहाँ से वो बुक्स बिकेगी? ये भी तो प्रॉब्लम है। अच्छा, जो ओरल कल्चर था, मतलब जो इलिटरेट लोग थे, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या पढ़ पा रहे थे? धार्मिक जो बुक है वो पढ़ पा रहे थे, या कोई बैलेट्स, मतलब होता है जब हम कोई हिस्टोरिकल इवेंट को सॉन्ग के फॉर्म में बोलते हैं। जैसे मैं अगर बोलूँ कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, पर उसको अगर बैलेट फॉर्म में बोलूँ तो वो क्या होगा? खूब लड़ी मर्दानी वो थी झांसी वाली रानी। तो बैलेट्स फॉर्म में चीज़ कोई है, या फिर कोई लोक गाना है, लोक पोएम, उसी को ही वो लोग ज़्यादातर पढ़ते थे। ठीक है, और उसी को ही लिटरेट जो पब्लिक है, वो इलिटरेट पब्लिक को वही चीज़ पढ़ा पाती थी। मतलब जो 20% पढ़े लिखे लोग थे, वो लोग अनपढ़ लोगों को या तो धार्मिक की बातें बताते थे या फिर कोई लोक गीत के बारे में बताते थे। राजा महाराजा का बड़ाई के फॉर्म में जो बैलेट्स हुआ करता था उसी को ही वो लोग बताते थे। बिफोर द एज ऑफ प्रिंट बुक्स वेर नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट दे कुड नॉट बी प्रोड्यूस इन सफिशिएंट नंबर्स। अच्छा, जब मशीन नहीं आया था तो उससे पहले एक तो ये माइनस पॉइंट था कि बुक्स बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट्स है। सेकेंड ये है कि वो लोगों तक पहुँचती भी तो नहीं थी, इतनी तो छपती ही नहीं थी कि पहुँच सके, छपती भी तो कम ही मात्रा में थी ना, तो वही एक प्रॉब्लम था। बुक्स कुड बी रीड ओनली बाय द लिटरेट, और बुक्स कौन पढ़ पाते थे? सिर्फ लिटरेट लोग। द रेट्स ऑफ इलिटरेसी इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज वेर वेरी लो टिल 20th सेंचुरी। और हाल ऐसा था कि 20th सेंचुरी, मतलब अभी जस्ट तक भी 20th सेंचुरी तक भी वहाँ का जो लिटरेसी था वो 20:80 के रेशियो में था। मतलब 20 कौन हो गया? जो लिटरेट, और 80 हो गया इलिटरेट। हाउ देन? अच्छा, एक बात बताओ, मैं पब्लिशर हूँ, मैं बुक को पब्लिश भी कर रही हूँ, ठीक है, पर मैं जिस भाषा में पब्लिश कर रही हूँ वो 80% लोग नहीं पढ़ पा रहे, तो वो बुक का कोई मतलब है क्या? नहीं है। तो इसके लिए एक सोल्यूशन निकाला यूरोपियंस के जितने भी बुक सेलर्स थे, उन्होंने निकाला। वाइडर रीच ऑफ प्रिंटर वर्क, इवन दोज हु डिड नॉट रीड कुड सर्टेनली एंजॉय लिसनिंग टू द बुक्स बीइंग रीड आउट। अब उन्होंने क्या किया, इस बार जो बुक्स निकाला, क्योंकि उनको 80% लोगों को टारगेट करके भी तो निकालना है,
तो उन्होंने क्या किया, इस बार जो बुक्स निकाला वो बुक्स में, जैसे आज के टाइम पे हम देखते हैं 1-2 क्लास के बुक्स, तुमने इंग्लिश के अगर देखे होगे तो पता होगा तुमको, इंग्लिश का वहाँ पे लिखा होता है, फिर साइड में पिक्चर दिया होता है, लिखा होता है, फिर साइड में वो एक्शन का कुछ कार्टून वाला पिक्चर दिया होता है। क्यों? ताकि पढ़ने में इंटरेस्टिंग हो, जिसको अगर पढ़ के नहीं समझ में आ रहा है पिक्चर देख के समझ में आ पाएगा। तो वही चीज़ उस टाइम के यूरोपियन के बुक सेलर्स ने किया। उन्होंने क्या किया, ऐसे ऐसे बुक्स पब्लिश करने स्टार्ट किए जो कि बैलेड फॉर्म में थे, फोक टेल्स के ऊपर थे, ठीक है, और पिक्चर्स के साथ थे, एग्जाम्पल दिए हुए थे। ताकि अभी क्या होगा, देखो वो 20% आदमी क्या कर रहा है, बुक खरीद के ला रहा है और पढ़ रहा है। अब जब वो पढ़ रहा है, वो एक आदमी, सपोज मैं लिटरेट हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं बुक खरीद के ले आई, क्योंकि वो मशीन का बुक है तो वो सस्ता होगा, मैं खरीद के ले आई और मैंने क्या किया, जो पढ़ा लिखा आदमी उसको बुक मैंने दे दिया कि भाई तू मेरे लिए पढ़ ले, मैं बुक खरीद के ले आऊँ, तेरा भी फ़ायदा हो जाएगा, मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा, मेरे को भी अपना ज्ञान मिल जाएगा, तेरे को भी अपना ज्ञान मिल जाएगा। तो मेरे लिए एक आदमी बैठ के पढ़ रहा है। अब जब वो पढ़ रहा है तो मेरा अकेले के लिए तो नहीं पढ़ेगा, तो गैदरिंग्स हो गया या फिर कोई टी कॉफ़ी हो गया, वहाँ पर बैठ के जब एक इलिटरेट पर्सन पढ़ता था, बाकी एक लिटरेट पर्सन जब पढ़ता था, बाकी इलिटरेट जो पब्लिक है या ओरल पब्लिक जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो बैठ के सुनते थे और मज़े करते थे। तो इस तरीके से प्रिंट को डाइवर्सिफाई किया गया, चेंज किया गया लोगों के नीड्स के हिसाब से। अब जो बुक्स पब्लिशर छापते थे जिसमें बैलेट्स थे, फोक टेल्स थे, इलस्ट्रेशन थे, पिक्चर्स थे, वो गैदरिंग्स में पढ़ी जाती थी, या तो गांव के नुक्कड़ में बैठ के, या टैवर्न्स मतलब क्या होता है, एंशियंट कैफ़े ऑफ यूरोप। यूरोप में पहले कैफ़े जो होते थे उनको टैवर्न्स बोला जाता था। वो कैसे थे, टैवर्न्स एक बड़ी सी जगह हुआ करती थी जहाँ पे लिमिटेड मेन्यू हुआ करता था, मतलब खाने की कुछ लिमिटेड ही चीज़ें तुमको ऑप्शन में रहेंगी, और बाहर एक स्टेबल लगा होगा, मतलब जो घोड़े को रखने का जो जगह होता है वो रहा होगा। तो कोई घूम के आ रहा मुसाफिर, वो अपने घोड़े को या अपने बुलक कार्ट को वहाँ पे रख दिया, टैवर्न के अंदर एंटर किया, खाना खाया, और वहाँ पे एक आध दिन के लिए रेस्ट भी कर सकते थे। फिर उसका काम हो गया, दूसरे दिन फिर वो चला गया। तो वो जो टैवर्न्स वाली जगह है, जो ओल्ड कैफ़े ऑफ यूरोप जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे भी बुक्स को लिटरेट या फिर रीडिंग कल्चर के द्वारा पढ़ा जाने लगा, और ओरल कल्चर यानी कि जो इलिटरेट लोग हैं वो लोग सुन के मज़े लेने लग गए। ओरल कल्चर दस एंटर्ड प्रिंट एंड प्रिंटेड मटेरियल वाज ओरली ट्रांसमिटेड। तो अब इसके वजह से ओरल कल्चर भी तो धीरे धीरे लिटरेट होने लग गया। द लाइन दैट सेपरेटेड द ओरल एंड रीडिंग कल्चर्स बिकम ब्लर्ड। तो ये जो लिटरेट और इलिटरेट के बीच का जो डिफरेंस था वो कम होने लग गया, किसकी वजह से, प्रिंट कल्चर की वजह से। एंड द हियरिंग पब्लिक, हियरिंग मतलब जो सुन रही थी, जो थोड़ी इलिटरेट थी, जिसको पढ़ना नहीं आता था, और रीडिंग पब्लिक मतलब जो लिटरेट है, जिसको पढ़ना आ रहा है, वो लोग दोनों एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल्ड करने लगे, मतलब साथ में चलने लगे, भाईचारा होने लग गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। अब एक बात बताओ, प्रिंट है मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तुम्हारे मन में जो थॉट आएगा कोई कहीं से भी लिख देगा, नीचे नाम लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम पे हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर में बहुत सारी ऐसी न्यूज़ होती है जो छाप दी जाती है और नीचे लिख देते हैं सूत्रों के मुताबिक, नाम भी लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो ठीक वैसा ही जब प्रिंट नया नया आया तो जो रिलीजियस बिलीवर्स थे, जो चर्च पे बिलीव करते थे, क्योंकि हम यूरोप का बात करें, जो चर्च पे बिलीव करते थे, उनको लगा कि यार यहाँ पे तो रिलीजन वर्सेस प्रिंट वाला बात चल रहा है, क्योंकि प्रिंट है तो लोग अपना विचार जो उनके मन में है वो उसको प्रकट करेंगे, मतलब लिखेंगे न्यूज़पेपर में। अब ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जो अपने तरीके से रिलीजन को मोल्ड करना चाहते थे, उनके लिए बाइबल का इंटरप्रिटेशन अलग था, चर्च में बैठे लोगों के लिए इंटरप्रिटेशन अलग था। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रहा था कि अब टॉपिक आ रहा है रिलीजन वर्सेस प्रिंट के ऊपर। प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज़ एंड इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। सपोज सोचो सोसाइटी में 100 लोग रह रहे हैं, 100 में से एक जन बोल रहे यार चर्च में जो काम हो रहा है मुझे ना चर्च का ये चीज़ ठीक नहीं लग रहा है, मेरे पास आज़ादी लिखने का, मैं प्रिंट कर दी। अब सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके माइंड में वो थॉट होगा पर वो बोल नहीं पा रहे होंगे कि इसको बोलना कैसे, या हिम्मत नहीं होगा। पर जैसे ही मैंने छाप दिया तो बहुत सारे जो लोग हैं जिनका सेम थॉट है वो लोग हाँ में लाने लग जाएंगे, वो मेरे साइड हो जाएंगे, चर्च के अगेंस्ट हो जाएंगे, रिलीजन के अगेंस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्रिंट जो है वो क्रिएट कर रहा था ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पे तुम अपने आइडियाज़ को लोगों तक पहुँचा सकते हो। और जिसके अब अगर एक आइडिया आ रहा है
तो बहुत जन उसके फॉर में भी होंगे, बहुत जन उसके अगेंस्ट में भी होंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ें होने लग गई। इवन दोज हु डिसअग्रीड विद द एस्टैब्लिश्ड ऑथोरिटीज कुड नाउ प्रिंट एंड सर्कुलेट द आइडियाज़। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मोनार्की को अपोज करते थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चर्च के क्लर्जी के लोगों को अपोज करते थे, उन्होंने भी छापना स्टार्ट कर दिया। जो जिसके अगेंस्ट में सोचता था उसने प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। थ्रू द प्रिंटेड मैसेज दे कुड परsuade पीपल टू थिंक डिफरेंटली एंड मूव देम टू द एक्शन। अब मेरे को जो चीज़ समझ में आ रहा है मैंने प्रिंट कर दिया, अपना मन का बात मैंने बता दिया। अब कोई और आदमी जो सेम वैसा ही फील करे, मैंने उसको एक रास्ता दिखा दिया ना कि हाँ तुम भी इस रास्ते में जा सकते हो, तुम अगर ऐसा सोचते हो तो मेरे साइड में आ जाओ, हम भी राजा के अगेंस्ट में बात करेंगे। दिस हैज सिग्निफिकेंस इन द डिफरेंट स्पीयर्स ऑफ लाइफ। इसके वजह से लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, सोचने का जो तरीका है, एक रिवॉल्यूशन टाइप का क्रिएट हो गया। ओके, नॉट एवरी वन वेलकम द प्रिंटेड बुक एंड दोज हु डिड Not everyone welcomed the printed book and those who did also had fears about it. अच्छा, अभी अगर कोई नया चीज़ आया है, सोसाइटी में कोई चेंज है, तो बहुत लोग उसके फॉर में भी होंगे, बहुत लोग उसके अगेंस्ट में भी होंगे। तो हर कोई ने खुले बाहों से आओ प्रिंट हमारे गले लग जाए ऐसा तो बोला नहीं होगा। Many were apprehensive of this effect that easier access to print word had and the wider circulation of books could have on people's mind. बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अब डरने लग गए कि कहीं प्रिंट की वजह से समाज में डिवीज़न तो नहीं आ जाएगा। ये जो हम एक लाइन में लेके चल रहे हैं कि राजा ही सर्वोपरि है, क्या वो चीज़ में डिवीज़न तो नहीं आ जाएगा। लोगों के माइंड में तो अलग अलग थॉट आएंगे, छापेंगे वो लोग। इट वॉज फियर दैट देयर वॉज नो कंट्रोल ओवर वट वॉज प्रिंटेड। बहुत सारे ऐसे धर्म के जो ठेकेदार हैं, जो लोग अपने आप को सुपीरियर मानते थे, लोगों को डोमिनेट करते थे, उनके मन में ये चीज़ डर आने लग गया। अगर ऐसे प्रिंट बढ़ता चला गया, लोग अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते चले गए, तो ये तो कोई कंट्रोल ही नहीं रहेगा समाज में। जिसका जो इच्छा होगा वो तो छापता चला जाएगा, है ना। और रिबेलियस मतलब किसी चीज़ को अपोज करना, किसी के अगेंस्ट जाना, वो वाले हैबिट लोगों के अंदर इंक्रीज हो जाएंगे और लोग अधर्म वाला जो थॉट्स है उसको बिलीव करने लग जाएंगे। इफ दैट हैपन द ऑथोरिटी ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर वुड बी डिस्ट्रॉयड। देखो, जो रिलीजियस प्रीचर्स थे उनको लगा, या जो प्रीस्ट लोग थे चर्च में, उनको लगा कि अगर ऐसे प्रिंट इवॉल्व होता रहा तो ये लोग तो बाइबल का अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकालते चले जाएंगे और इसकी वजह से कहीं हमारा धर्म का जो बात है, धर्म का जो बुक है, उसको डिस्ट्रॉयड ना कर दे ये लोग। जा देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसका ये मतलब हो कि रिलीजन वर्सेस प्रिंट हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रिंट की वजह से रिलीजियंस डिबेट एंड डिस्कशंस बहुत ज़्यादा होने लग गए, तो इसके ऊपर तुमको 2 एग्जाम्पल्स देने जो कि तुम्हारे आंसर को बहुत अच्छा वेटेज दे देंगे और आराम से मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, 2 नाम है, एक है मिनोशियो और एक है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर को समझने से पहले हमको समझना होगा प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के बारे में। देखो, यूरोप में क्या होता था 15-16 सेंचुरी से पहले या उस टाइम पे चर्च, जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना कि होते कट्टर हिंदू और एक होते मॉडर्न हिंदू होते ना, तो वैसे चर्च में भी कैथोलिक्स में पहले दो टाइप का क्रिश्चियनिटी में 2 टाइप के 3 टाइप की क्रिश्चियनिटी हुआ करते थे। एक है तुम्हारे प्रोटेस्टेंट और एक है तुम्हारे कैथोलिक। कैथोलिक मतलब होते हैं जो कि ऑर्थोडॉक्स में बिलीव करते हैं, जो बिलीव करते हैं कि रोमन कैथोलिक चर्च के प्रीस्ट ने जो बोल दिया। देखो, कैथोलिक में भी एक होता है रोमन कैथोलिक, मतलब रोम के जो चर्च के प्रीस्ट है, ठीक है, वो लोग बिलीव करते थे, लोग सोचते थे कि वहाँ का प्रीस्ट जो बोल दिया लोगों को मानना ही पड़ेगा। वो होते हैं कैथोलिक्स, कट्टरपंथी, ऑर्थोडॉक्स। और एक होते प्रोटेस्टेंट, जो कि प्रिंट कल्चर आने के बाद से लोगों के अंदर जो चेंजेस आया, जिन लोगों के अंदर, लोगों ने सोचा कि चर्च हमको क्यों सिखाएगा कि क्या रिलीजन फॉलो करना चाहिए, हमको जैसा ठीक लगता है हम वैसे ही रिलीजन को फॉलो करेंगे, तो वो होते हैं प्रोटेस्टेंट। तो ये एक रिवॉल्यूशन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चलने लगी है, किसकी वजह से? प्रिंट की वजह से। अब इसी में फर्स्ट एग्जाम्पल आते हैं मार्टिन लूथर का। मार्टिन लूथर तुमने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, बहुत अच्छे ऑथर है, ये थियोलॉजिस्ट है। मार्टिन लूथर जर्मनी में एक चर्च में प्रिस्ट भी थे। तो 1517 में क्या हुआ, मार्टिन लूथर एक रिलीजियस रिफॉर्मर भी थे, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था 95 थीसिस। उस बुक में उन्होंने रोमन कैथोलिक, कोई छोटी मोटी चर्च नहीं, रोमन कैथोलिक चर्च के ऊपर क्वेश्चन उठाया कि उस चर्च के अंदर कुछ ऐसे
क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो कि लोगों की डिग्निटी को हार्म करते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं दूं तो वहाँ पे एक वन ऑफ द एग्जांपल ये था कि वहाँ पे मैंने कहीं पढ़ा था कि वहाँ पे ऐसा होता है कि अगर सपोज़ वहाँ पे मैं गई हूँ और मतलब लोगों का ज़मीन हड़पने के लिए कुछ ऐसे करप्शन किए जाते थे। मैं अगर गई हूँ चर्च में तो मुझे देख के प्रीस्ट बोलेगा कि तुमने तो बहुत पाप किया है, तुमने बहुत ज़्यादा सीन किया है, तो तुम्हें ना इतना अपने तुम्हारा नाम का इतना ज़मीन जो है वो चर्च को दान कर दो तो तुम्हारे ऊपर से पाप हट जाएंगे। ऐसे कर कर के बहुत ज़्यादा ज़मीन जो है वो हड़पी गई थी चर्च के द्वारा, जो कि हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी पढ़ा था, ऐसा होता था। ठीक है, तो मार्टिन लूथर ने इन्हीं चीज़ों पे क्वेश्चन उठाया था। अच्छा ठीक है, मार्टिन लूथर का तो समझ में आता है, उन्होंने क्वेश्चन उठाया क्योंकि वो एक प्रिस्ट भी थे, वो इस सारी चीज़ों के बारे में जानते थे। तो अब मार्टिन लूथर इससे भी ज़्यादा चालाक, उन्होंने क्या किया, बुक छापी तो छापी, अब बुक की एक कॉपी जो है वो रोमन कैथोलिक चर्च के सामने जाके रख के आ गई, डोर को नॉक करके। इट चैलेंज द चर्च टू डिबेट हिज आइडियाज़। वो चाहते थे कि चर्च को पता चले कि तुम क्या गलत करो, वो लोगों तक मैंने पहुंचा दिया है, तो तुम भी अब सतर्क हो जाओ, ऐसे उन्होंने कहा था। ठीक है, और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपोज किया, पर कुछ तो ऐसे लोग थे जिनको बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो मतलब, और ये बुक इतनी पसंद आई लोगों को कि बहुत ही वाइडली छपने भी लग गई। इससे उनका मन नहीं भरा। अब क्या है, अब यहीं से स्टार्ट होता है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। मतलब अब लोगों को अब धर्म वैसे ही लोगों को समझना था जैसा वो चाहते हैं, यहीं से वो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। इम्प्लीकेशन ऑफ प्रिंट कल्चर इन रिलीजियस स्फीयर ऑफ लाइफ इन अर्ली मॉडर्न यूरोप। देखो, मार्टिन लूथर को एक बुक छाप के मन नहीं भरा, उन्होंने और एक बुक छापी जिसका नाम था न्यू टेस्टामेंट, और वो इतनी ज़्यादा बिकी कि उसकी 5000 कॉपीज लगभग कुछ ही हफ्तों के अंदर बिक गई। और सेकेंड एडिशन, जैसे हम देखते हैं ना, अभी कोई भी सीरीज़ आता है तो सीरीज़ का पार्ट 1 आता है, देन पार्ट 2 आता है, जैसे सिंघम रिटर्न्स, ऐसा है ना। तो वैसे ही लोगों को इतनी पसंद आई कि उसकी सेकेंड एडिशन भी आ गई विदिन 3 मंथ्स, और वो बिक भी गई। तब मार्टिन लूथर ने अपने लाइफ को एक्सपीरियंस करते हुए उन्होंने एक बात कही थी, और अपने लाइफ में इतने स्ट्रगल्स जो थे उसको देखते हुए उन्होंने एक वर्डिक्ट पास किया था कि प्रिंटिंग इज़ द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। ये बात उन्होंने बोला कि प्रिंट जो है वो एक वरदान है भगवान को, और सबसे बड़ा वरदान है मेरे लिए, क्योंकि इसके थ्रू हम अपने माइंड में क्या चल रहा है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके माइंड में बहुत अलग अलग थॉट्स चलते हैं और वो कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, पर प्रिंट एक जरिए है। Several scholars in fact think that the print brought about a new intellectual atmosphere and helped spread the new ideas that led the Reformation. बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे विद्वान पंडित लोग थे जो कि मार्टिन लूथर को सपोर्ट भी कर रहे थे और बोल रहे थे कि प्रिंट की वजह से एक इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया है, ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें लोग जो सोचते हैं वो उसको जाहिर कर सकते हैं, और न्यू आइडियाज़। हम सोसाइटी में जैसे पेड़ जैसे जी रहे थे, एक गाय भैंस बकरी जैसे जी रहे थे, अब हमको थोड़ा एक यू टर्न लेने का ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि सामने वाला जो बोल रहा है वो सही होगा, हो सकता है कि हमको पता ही नहीं हो कि सही क्या है। और एक एग्जाम्पल है जहाँ पे हम प्रूव कर सकते हैं कि प्रिंट आने की वजह से रिलीजियन रिफॉर्मर को, थोड़ा रिलीजियस प्रीचर्स को थोड़ा ज़्यादा डर लगने लग गया। वो था मिनोशियो का। मिनोशियो एक मीलर था, मतलब मील में काम करता था इटली के। 16th सेंचुरी में उसने जब मार्टिन लूथर पढ़ा तो उसने कहा कि चलो मैं भी बाइबल का अपना एक इंटरप्रिटेशन निकालता हूँ। अरे वो एक मीलर था, उसने ये नहीं देखा, अच्छा उसने किया तो किया बाइबल को री इंटरप्रेट, और उसने भी रोमन कैथोलिक को चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया। जब रोमन चर्च बिगेन इट्स इंक्विजिशन, मतलब इंक्वायरी जब करना स्टार्ट किया तो उनको पता चला कि वो अपने बुक में कुछ ऐसे आइडियाज़ के बारे में बात कर रहा है जो कि हेरेटिकल आइडियाज़ है। हेरेटिकल आइडियाज़ मतलब धर्म के खिलाफ बात करना, ऐसी बातों का वो प्रचार कर रहा है। तो मिनोशियो को पकड़ा गया, बंदी, होल्ड अप मतलब बंदी बनाया गया। दो तीन बार उसको पकड़ने की कोशिश की, फिर बंदी बनाया, और लास्ट में उसका सर को कलम कर दिया गया, मतलब मार दिया गया उसको। ठीक है, अच्छा, इससे धर्म के जो ठेकेदार थे, जो रिलीजियस लोग थे, या जो रोमन कैथोलिक चर्च के जो प्रिस्ट लोग थे, जितने भी पूरे वर्ल्ड ओवर में जितने भी लोग मानते थे उनका बात, जितने भी प्रिस्ट लोग हैं ऑर्थोडॉक्स सोच के,
उन्होंने क्या किया, मिल के एक लिस्ट ऑफ बुक्स निकाला जिसमें उन्होंने उन सारे ऑथर्स का नाम पब्लिश किया कि जो लोग रोमन कैथोलिक चर्च का बात मानते हैं वो लोग कृपा करके इन बुक्स को ना पढ़े, क्योंकि इससे हमारे धर्म को क्या है, क्या बोलते हैं उसको, इससे हमारे धर्म को थोड़ा डर है। ओके, उसके बाद आता है द रीडिंग मैनिया सिचुएशन ड्यूरिंग 17th and 18th सेंचुरी। अब हाल देखो ऐसा था, लिटरेसी रेट्स वेंट अप इन मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ यूरोप। अब हुआ क्या कि जैसे जैसे प्रिंट कल्चर बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ तो जो 20% 20:80 का रेशियो था, अब वो 80:20 का रेशियो हो गया। मतलब अब पढ़ने वाले लोग 80% हो गए और अनपढ़ लोग 20% रह गए बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। एज लिटरेसी, क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स खोले गए यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ पे पढ़ाई के बारे में बहुत ज़्यादा प्रमोशन होने लग गया, एडवर्टाइजमेंट होने लग गया। तो ये प्रिंट की वजह से, अब प्रिंट होगा तो बुक्स तो छपा दी जाएंगी, बुक्स छपेंगी तो बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और लिटरेट होंगे। तो प्रिंट कल्चर की वजह से लिटरेसी का जो रेशियो है वो यूरोप का बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर्ड इन प्रिंट टारगेटिंग न्यू ऑडियंस। अब जो लोग कम पढ़े लिखे थे उनके लिए अलग अलग तरीके के बुक्स निकालने लग गए। बुक सेलर्स ने क्या किया, अच्छा मैं बहुत दूर हूँ, मेरे पास वो बुक नहीं मैं बुक के पास नहीं जा पा रही, पर बुक तो मेरे पास आ सकता है। तो एडवर्टाइजमेंट करने का अलग अलग तरीका निकाला गया। बुक सेलर्स ने क्या किया, पेडलर्स को हायर किया। पेडलर्स मतलब होते हैं जो लोग साइकिल से पेडलिंग मार के जा रहे हैं या फिर पाँव से चल के जा रहे, पैदल चल रहे हैं, उनको हायर किया। उनको बोला कि तुम घूम घूम के गली गली में घूम के हमारा बुक्स को बेचो, हम तुमको कुछ पैसे देंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, उनका सेल बढ़ेगा और रीडिंग पब्लिक भी क्रिएट होगा, प्रिंट का भी एडवर्टाइजमेंट होगा। एल्मनेक्स, जो लोग धर्म पे बिलीव करते थे उनके लिए वो जो राशि फल वाला न्यूज़पेपर होता है, पंचांग जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एल्मनेक्स मतलब वो होता है। ठीक है, पंचांग निकाले गए। रिचुअल कैलेंडर, धार्मिक कैलेंडर जिसमें तिथि के हिसाब से सारे बर्थ एंड डेथ लिखे होंगे, विथ बैलेट्स, फोक टेल्स उनमें छापे गए। बट अदर फॉर्म्स ऑफ रीडिंग मैटर लार्जली फॉर द अब ऐसा नहीं है कि प्रिंट सिर्फ नॉलेज तक ही सीमित रह गया। अब प्रिंट किस लिए, एंटरटेनमेंट का भी एक पर्पज़ बन गया। अब एंटरटेनमेंट के लिए भी लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब लोग सिर्फ बुक खोलते थे तो नॉलेज की बातें नहीं करते थे, बुक खोलते थे तो उनको बैलेट्स भी चाहिए, फोकटेल्स भी चाहिए, उनको न्यूज़पेपर भी चाहिए, मैगज़ीन भी चाहिए, अलग अलग चीज़ें चाहिए जो कि उनको एंटरटेन भी करे। अब इन्हीं बुक्स को अलग यूरोप की, क्योंकि यूरोप के कॉन्टिनेंट था, यूरोप के अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से उनको जानने लगे। इंग्लैंड में इन्हीं को बोलते थे पेनी चैप बुक्स। पेनी मतलब होता है 1 रुपया। 1 रुपये की जो चैप बुक्स आती है, मतलब आज के टाइम पे तुम देखते हो जो हमारे यहाँ पे हनुमान चालीसा होती है, छोटी सी होती है, क्योंकि लोग इतना पढ़ना स्टार्ट कर दिए कि एक एक दिन में वो लोग 3-3 बुक्स पढ़ते थे। और ऐसा नहीं कि वो लोग घर पे तो सिर्फ घर पे उनको बुक्स चाहिए, उनको ऐसी बुक्स चाहिए जो वो लोग लेके घूम सके। तो उसके लिए बुक सेलर्स ने चैप बुक्स निकालना स्टार्ट कर दिया, पॉकेट बुक्स, जो कि पॉकेट में डालेंगे घूम सकेंगे। तो जो हनुमान चालीसा की जो छोटी छोटी बुक आती है उस टाइप की बुक्स उन्होंने बनानी स्टार्ट कर दी। ठीक है, जो कि पेडलर्स के द्वारा यहाँ वहाँ उनको सेल की करवाई जाती थी। फ्रांस में इन्हीं को बोला गया बिलियोलिथिक ब्लू, जिसका कवर, इसमें और कोई डिफरेंस नहीं था, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम था। ये भी छोटी सी चीप बुक हुआ करती थी जिसको पढ़ो और फेंको, यूज एंड थ्रो वाले सिस्टम था। ठीक है, बस फ़र्क ये था कि इनका जो कवर था वो मोस्टली ब्लू कलर था, जो कि तुमको डे और नाइट दोनों में उनका कलर थोड़ा रिफ्लेक्ट होता सा दिखेगा। ठीक है, देन देयर वाज रोमांसेस। अब बुक्स पे सिर्फ नॉलेज की बात नहीं है, रोमांस की बात भी है, हिस्ट्री की बात भी है, पास्ट की बात भी है, पॉलिटिक्स भी बात भी है। ठीक है, और बुक्स अलग अलग साइज़ की है, छोटी बड़ी मोटी पतली, हर साइज़ की बुक्स भी तुमको मिल जाएगी और अलग अलग पर्पज़ के लिए। अगर तुमको हिस्ट्री के बारे में जानना है तो उससे रिलेटेड बुक्स मिल जाएगी, एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए तो उससे रिलेटेड बुक्स मिल जाएगी, फैशन शो के बारे में जानना है तो उससे रिलेटेड बुक्स मिल जाएगी। ठीक है, द पीरियोडिकल प्रेस मतलब होता है मैगज़ीन। अब तुमको हर दिन जो एकदम ताज़ा खबर है उसके लिए न्यूज़पेपर मिल जाएगा। अगर तुमको हफ्ते में एक बार कोई फैशन शो के ऊपर, कोई अलग देश में क्या हाल चल रहा है, सर्वे के ऊपर जानना है तो पीरियोडिकल प्रेस भी उसके लिए मिल जाएगा। ठीक है,
करंट अफेयर से रिलेटेड बुक्स छपने लग गए, न्यूज़पेपर्स आने लग गए, जर्नल्स आने लग गए, जो कि देश में किस चीज़ का कितना दाम है उसके ऊपर भी न्यूज़पेपर छपने लग गए। ठीक है, इसके वजह से क्या होगा कि अलग जगह में किस जगह में क्या डेवलपमेंट हो रहा है वो तुमको घर बैठे पता चल जाएगा। यहाँ तक कि न्यूज़पेपर इतना मतलब प्रिंट कल्चर इतना ज़्यादा इवॉल्व हो गया था कि उस टाइम पे, आज के टाइम पे साइंटिस्ट क्या करे क्या नहीं करे हमको फ़ोन से पता चलता है या नहीं भी पता चलता, पर उस टाइम पे इब्राहिम लिंकन क्या कर रहा है, बड़े बड़े डिस्कवरी क्या क्या हो रही है, सब कुछ न्यूज़पेपर में छाप दिया जाता था। ठीक है, घर बैठे मुझे पता है कि इंडिया में क्या इन्वेंट हुआ है, घर बैठे मुझे पता है कि यूरोप के अलग देश में क्या बन रहा है, वो सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में छाप दी जाती थी। ओके, और साइंटिफिक डायग्राम्स, मैप, सारी चीज़ें, एंशिएंट मेडिवल जितनी भी टेक्स्ट है सब कुछ प्रिंट किए जा रहे थे। एग्जाम्पल देवा आइजैक न्यूटन का, अलग अलग थियोलॉजिस्ट का, थिंकर्स का, फिलोसोफर्स का, जैसे कि थॉमस पेन, वोल्टेयर, जीन जैक रूसो, ये लोग क्या क्या अपने आइडियोलॉजीज बताते थे कि समाज कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए, वो सब कुछ न्यूज़पेपर में छाप दिया जाता था। जैसे कि फैशन के बारे में आज के टाइम पे हम अगर अखबार खोलते हैं तो देखते हैं कि न्यूज़ के बारे में भी लिखा हुआ है, बॉलीवुड के बारे में भी लिखा होता है, और हमारा हेल्थ कैसे ठीक रहेगा उसके बारे में भी लिखा होता है, कॉस्मेटिक हमारे लिए ख़राब है कि अच्छा है उसके बारे में भी लिखा हुआ है, सोसाइटी में क्या इशू चल रहा है उसके बारे में भी लिखा हुआ है। तो वो सब कुछ प्रिंट कल्चर के टाइम पे बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गया। अब लोग नॉलेज के साथ साथ नॉन एकेडमिक चीज़ों पे भी न्यूज़ छाप रहे थे। ओके, इसीलिए यहाँ तक हम अपना ये सेशन एंड करते हैं। उसके बाद I will see you in next class. Okay, thank you.